चलो आज हम लोग विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन ना बहुत ज्यादा डीप नहीं है बोर्ड लेवल पे। और अगर ठीक से बोलूँ तो एक दो एग्जांपल्स हैं जो रेगुलरली आप लोगों से पूछता रहेगा हाइपर कॉन्जुगेशन को लेके। ठीक है, एक दो एग्जांपल्स ऐसा जिसको रेगुलरली आपसे डिस्कस करवाता रहेगा, पूछता रहेगा वो। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या था, एक मॉलिक्यूल मैं डिस्कस करता हूँ। लाइक हम लोगों के पास में है CH3 CS डबल बॉन्ड CH2। आपसे पूछूं क्या इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा, यस नो में आंसर करो मुझे चैट बॉक्स में, जल्दी से करना थोड़ा। क्या इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा? तो वी हैव ओनली वन पाई बॉन्ड, रेजोनेंस तो नहीं हो सकता ना। एक ही पाई है ना। रेजोनेंस के लिए क्या कंडीशन बताया था? पाई, सिग्मा, पाई, या फिर लोन पेयर, या फिर नेगेटिव चार्ज, या फिर पॉजिटिव चार्ज, या फिर फ्री रेडिकल, ऐसा कुछ कॉन्जुगेशन होना चाहिए। उसमें मैंने कंडीशंस डिस्कस कर लिया था, नेगेटिव किस पे होना चाहिए, पॉजिटिव किस पे होना चाहिए, तब हम लोग रेजोनेंस करा सकते हैं। तो इसमें रेजोनेंस तो होगा नहीं। फिर भी अगर इसको डिस्कस किया जाए, अगर ये वाला बॉन्ड जो है कार्बन कार्बन वाला, फर्स्ट बॉन्ड इज ए एंड सेकंड बॉन्ड इज बी, तो एज पर अभी जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग बी का लेंथ कम होना चाहिए, ए का लेंथ ज्यादा होना चाहिए। लेंथ की अगर मैं बात करूँ, लेंथ का ऑर्डर क्या होना चाहिए? बी ग्रेटर देन ए। मैं लिख ही देता हूँ इसको ना, लेंथ का ऑर्डर क्या होना चाहिए? बी, और ए ग्रेटर देन बी। स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होना चाहिए? स्ट्रेंथ जो है बी ग्रेटर देन ए होना चाहिए। बट एक्सपेरिमेंटली क्या था, जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो ए वॉज नियरली नियरली इक्वल टू बी इन लेंथ और स्ट्रेंथ, दोनों में कैसा था वो? नियरली नियरली इक्वल टू बी था। तो यहाँ पे तो रेजोनेंस नहीं हो रहा। एक और इफेक्ट आया, दैट इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन को और भी नाम से हम लोग जानते हैं। इसके अदर नेम्स में क्या क्या है? इसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसको हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। थोड़ा सा आप लोग इसको ये समझिए कि होता कैसे है। देन ईच एंड एवरी पार्ट इज गोइंग टू बी इजी। इस टॉपिक में आसान होने वाला है। ठीक है। क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस एंड नो बॉन्ड रेजोनेंस भी इसको हम लोग कहते हैं। अब ये सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कह रहे हैं और इसमें होता क्या है? देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए कंडीशंस क्या क्या होते हैं। कंडीशंस ये है कि अगर डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज और फ्री रेडिकल, इनके साथ कॉन्जुगेशन में, इनके साथ कॉन्जुगेशन में क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है। क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा बीटा गामा कार्बन तो आप लोग जानते होंगे ना? नहीं जानते हैं? अल्फा कार्बन क्या होता है? पहला पड़ोसी। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। इनके साथ, सर आपका इंटरनेट इशू हो रहा होगा, मेरे एंड से सब कुछ सही है। इनके साथ में अल्फा हाइड्रोजन अगर है तो हम लोग क्या कहते हैं सर? उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। यानी इफ वी हैव डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज और फ्री रेडिकल, इनके कॉन्जुगेशन में अल्फा हाइड्रोजन होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। अगर इनके कॉन्जुगेशन में अल्फा हाइड्रोजन, वो भी किस पे होना चाहिए? इट शुड बी ऑन द sp3 हाइड्राइड कार्बन। किस पे होना चाहिए? sp3 वाले कार्बन पे होना चाहिए। अगर sp3 वाले कार्बन पे इनके कॉन्जुगेशन में अल्फा हाइड्रोजन है तो रेजोनेंस, सॉरी, हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाता है। होता है कैसे? जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। ये था ना CH3 CS डबल बॉन्ड CH2। इसको आप ठीक से लिखेंगे तो इट इज CH, यहाँ पे H है, यहाँ पे H, CH डबल बॉन्ड CH2। तो होता है क्या है, ये वाला जो बॉन्ड है ना, सिग्मा बॉन्ड, ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है, इट इज कन्वर्टेड इनटू पाई, और ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाता है। तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये इधर आ जाएगा और ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा। इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर आप लोग अगर बनाओगे तो ये ऐसा होगा। देखो, ये वाला बॉन्ड अगर इधर टूटा तो इस एच पे क्या आएगा? प्लस। या फिर आप ऐसे समझ सकते थे, इस बॉन्ड को आपने यहाँ तोड़ा, यहाँ आया माइनस, यहाँ आया प्लस। इस बॉन्ड को आपने यहाँ तोड़ा, यहाँ पे आया माइनस, यहाँ आया प्लस। ये प्लस माइनस ने बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे माइनस रह जाएगा, यहाँ पे प्लस रह जाएगा। ऐसे ही कुछ होगा। समझ आ रहा है? जैसे हम लोग रेजोनेंस ड्रॉ कर रहे थे उसके जैसे। तो यहाँ पे रह जाएगा H प्लस, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे ये वाला हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है, ऐसे ही ये वाला हाइड्रोजन भी पार्टिसिपेट कर सकता था और ये वाला भी पार्टिसिपेट कर सकता था। अगर आप दो और स्ट्रक्चर्स इसके बना सकते हैं, एक स्ट्रक्चर आप इधर वाले हाइड्रोजन को पार्टिसिपेट करा के बना सकते हैं, ये H प्लस आ जाएगा, यहाँ पे H, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस।
ये वाला एच भी पार्टिसिपेट कर सकता है, तो ऐसा स्ट्रक्चर बन सकता था सी एच एच। ये वाला एच प्लस हो जाएगा, डबल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच टू माइनस, एक एच है इधर, आप लोग उसको साथ साथ में रखते रहिएगा। ठीक है, ऐसा बन सकता है। तो इसका अगर आप लोग हाइब्रिड ड्रॉ करोगे तो वो कैसा ड्रॉ होगा? सी, सिंगल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच टू, ये वाला बॉन्ड पार्शियल बॉन्ड होगा, ये वाला भी पार्शियल होगा। ये एच जो है ये पार्शियल बॉन्ड से जुड़ा होगा, ये वाला भी पार्शियल बॉन्ड से जुड़ा होगा, ये वाला भी पार्शियल बॉन्ड से जुड़ा होगा। ठीक है, ऐसे रहने वाला है ना। इस वाले हाइड्रोजन पे चार्ज कैसा होगा? पार्शियल प्लस, इस पे पार्शियल प्लस, इस पे भी पार्शियल प्लस, और इस पे आ जाएगा पार्शियल माइनस। ऐसा हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, इसमें कितने स्ट्रक्चर्स बनते हैं अगर उसकी बात की जाए, तो इट इज ऑलवेज इक्वल टू अल्फा हाइड्रोजन प्लस वन। किसके इक्वल होता है? अल्फा हाइड्रोजन प्लस वन के इक्वल होता है। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर्स कभी भी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बीइंग इन ट्वेल्थ क्लास आपको कभी भी ड्रॉ नहीं करने पड़ेंगे। एक भी सिंगल केस ऐसा नहीं है जहाँ पे आपको ड्रॉ करना है, आपको ये समझना है इसको यूज कैसे करना है। अगर कार्बोकटाइन होता ना तो भी सेम तरीके से होता, जैसे आपके पास सी एच थ्री सी एच टू प्लस होता, आपके पास क्या होता? सी एच थ्री सी एच टू प्लस होता, तो इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। सी एच, यहाँ पे एक एच है, इधर एक एच है, और यहाँ पे क्या है? सी एच टू प्लस। तो सेम तरीके से होता, आप इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करा लेते, यहाँ पे आता माइनस, यहाँ होता प्लस, और ये प्लस माइनस मिलके एक बॉन्ड बना लेते। ठीक है, तो मैं इस बॉन्ड को क्या कर सकता हूँ? आई कैन शिफ्ट दिस बॉन्ड हियर। ठीक है, तो क्या हो जाता है? सी एच, यहाँ पे एच, ये वाला एच प्लस में कन्वर्ट हो जाता है और डबल बॉन्ड सी एच टू बन जाता है। सिमिलरली फ्री रेडिकल के केस में भी हो सकता है। इसमें भी स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे आप लोगों से पूछूं, इस वाले केस में स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? तो इस वाले केस में भी कितने? अल्फा हाइड्रोजन कितना है? वैसे तो अल्फा कार्बन जो पहला पड़ोसी होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। समझ आ रहा है मैं क्या करूँ? जो पहला पड़ोसी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल इट अल्फा कार्बन। उस पे जो हाइड्रोजन हैं वो क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन। तो कितना अल्फा हाइड्रोजन है इसमें? वन, टू एंड थ्री। अभी इसको भी हम काउंट करना थोड़ा सा सीखेंगे। तो स्ट्रक्चर्स कितने बनते हैं? अल्फा हाइड्रोजन प्लस वन, अल्फा हाइड्रोजन प्लस वन, इसमें भी कितना बनेगा? थ्री प्लस वन, फोर स्ट्रक्चर। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक स्ट्रक्चर तो ये खुद है, तीन नए स्ट्रक्चर्स बनेंगे, टोटल मिला के कितने हो जाएंगे? चार हो जाएंगे। समझ आया? सेम फ्री रेडिकल के केस में हो सकता था, हमारे पास ऐसा होता सी एच थ्री सी एच फ्री रेडिकल, उसमें भी हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन करा सकते थे। तो यहाँ पे क्या होगा? सी एच, यहाँ पे एक एच है, यहाँ पे एक एच है, और यहाँ पे है सी एच टू फ्री रेडिकल। सेम तरीके से इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कराते। मैंने यहाँ पे एरो आप लोगों ने देखा होगा ऐसे बनाया है, एक एरो ऐसे बनाते हैं, इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, एक एरो का मतलब एक इलेक्ट्रॉन आया, एक उधर ही रह गया, है ना। ऐसा अगर बनाओगे तो क्या होगा? सी, यहाँ पे एक एच, यहाँ पे एक एच होगा, डबल बॉन्ड सी एच टू बनेगा, और यहाँ पे रह जाएगा फॉर द टाइमिंग एच फ्री रेडिकल। तो तीनों में हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है, आपको इतना समझना है। हाइपर कॉन्जुगेशन कैन टेक प्लेस इन केस ऑफ कार्बोकटाइन्स, इन केस ऑफ फ्री रेडिकल्स, एंड इन केस ऑफ एल्कीन। तीन केसेस में हाइपर कॉन्जुगेशन होते हैं। तो ये तीनों की स्टेबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। एक पॉइंट होता है जिसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ अभी आप लोगों के लिए, उसको कहते हैं डी लोकलाइजेशन लीड्स टू स्टेबिलिटी। डी लोकलाइजेशन हमेशा क्या करता है सर? स्टेबिलिटी को इंक्रीज कराता है। इसका मतलब क्या था? जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि चोर है, उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है। ठीक है, तो चोर कब तक स्टेबल रहेगा? कब तक पुलिस के हाथ नहीं आएगा? कब तक स्टेबल रहेगा? जब तक वो अपने आप को क्या करता रहेगा? डीलोकलाइज करता रहेगा। जब तक वो डीलोकलाइज करता रहेगा स्टेबल रहेगा। ऐसे कोई चार्ज कब तक स्टेबल रहता है? जब तक वो अपने आप को डीलोकलाइज कराता रहता है, इधर भागता रहेगा उधर भागता रहेगा, तो वो पकड़ में नहीं आएगा, वो स्टेबल होगा। तो जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन होता है उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होता है हमेशा। ठीक है, तो अगर मैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन को डिस्कस करूं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन, ऑल्दो हम लोगों ने दो फैक्टर्स के बेस पर डिस्कस कर लिया है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन को मैं डिस्कस करूं तो दिस कैन बी एक्सप्लेन बेस्ड अपॉन हाइपर कॉन्जुगेशन, दैट इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे ना उतने ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनेंगे, उतना ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा, और जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे आप लोगों से पूछे विच इज मोर स्टेबल, सी एस थ्री प्लस सी एस थ्री सी एच टू प्लस
हम लोगों के पास में है CH3 CH प्लस CH3, और एक हम लोगों के पास में है CH3 प्लस। आपसे पूछे कौन ज्यादा स्टेबल, आप बता सकते हैं? तो पहले वाले में अल्फा हाइड्रोजन कितना है? इन द फर्स्ट वन अल्फा हाइड्रोजन आर जीरो। क्या फर्स्ट में हमारे पास अल्फा कार्बन है? आंसर को चैट बॉक्स को थोड़ा यूज करो थोड़ा सा। क्या फर्स्ट में अल्फा कार्बन है हमारे पास में? नहीं है ना। एक खुद ही है, पड़ोसी तो कोई हुआ नहीं। इन द सेकंड केस हाउ मेनी अल्फा कार्बन आ दिया? एक ही है। उसका हाइड्रोजन कितना है? तीन। तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया? इसमें तीन हुआ। सेकंड केस में वी हैव टू अल्फा, ये भी पहला पड़ोसी, ये भी पहला पड़ोसी। तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया इसमें? ठीक। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया? नाइन। अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज करेगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। तो ये जनरल ऑर्डर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। एंड सबसे कम स्टेबल कौन होता है? CH3 प्लस। ये आपको दिमाग में बिठा के रख लीजिए। 3 डिग्री आर मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री देन CH3 प्लस। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या करूँ? कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए एक बात को ध्यान से समझिएगा। अगर आपसे पूछे M और H में कौन ज्यादा पावरफुल होता है, M इज मच मोर पावरफुल देन H, मच मोर पावरफुल देन I। रेजोनेंस जो है ना वो H इफेक्ट से पावरफुल होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन से पावरफुल होता है, और हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो इंडक्टिव से पावरफुल होता है। ठीक है, तो जहाँ रेजोनेंस हो रहा होगा हम लोग रेजोनेंस को प्रायोरिटी देते हैं। जहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा होगा वहां पे हम लोग किसको प्रायोरिटी देंगे? इंडक्टिव इफेक्ट को, सॉरी हाइपर कॉन्जुगेशन को प्रायोरिटी देंगे, देन विल मूव टू द इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है। बट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, इसमें भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं ये वाला जो कार्बोकटाइन होता है, ये स्पेशल कार्बोकटाइन मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये वाला कार्बोकटाइन क्योंकि इसका अल्फा हाइड्रोजन कितना है? नाइन। दिस इज मोर स्टेबल देन बेंजीन के ऊपर अगर CH2 प्लस लगा हुआ है तो। क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना होता है? नाइन होता है। और यहाँ पे नाइन होने की वजह से डील्यूटराइजेशन बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से स्टेबल है। बाकी सब केसेस में आप इसको लिखेंगे, अल्फा हाइड्रोजन अगर 8 और 9 भी होता ना, अल्फा हाइड्रोजन अगर 8 है या 9 है, तो ऐसा कार्बोकटाइन विल बी मोर स्टेबल देन देन बेंजीन के ऊपर अगर CH2 ग्रुप लगा हुआ है तो इससे ज्यादा स्टेबल होगा। बाकी सबसे ये ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन में क्या होगा? रेजोनेंस होगा। और आप लोगों से यही पूछने वाला है, ज्यादा कुछ और नहीं पूछने वाला। ठीक है, तो बाकी सबसे ज्यादा स्टेबल होने वाला है। आपको एक इंपॉर्टेंट केस है वो याद करके रखना है। ठीक है, समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे आपसे पूछे इसमें कौन ज्यादा स्टेबल है, आप मुझे एक कार्बोकटाइन को बताइए। CH3 CH, CH3 CH2 एक और मेरे पास में है CH3 CH, CH3 CH प्लस CH3। मैं तीन कार्बोकटाइन्स लिखता हूँ आप लोगों के लिए, आप बताइए व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। कार्बन आइटम मैंने सेम रखे हैं। एक और हमारे पास में है CH3 C CH3, यहाँ पे प्लस CH2 CH3। बताइए विच इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन हियर एंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। आपसे पूछने लगे तो क्या बताएंगे आप? क्या होगा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हियर? बताइए सब लोग। तो देखो फर्स्ट में अल्फा हाइड्रोजन बताओ मुझे, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है? सभी लोगों को आंसर करना है, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन आर देयर इन दिस। चिंकी कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? इरम, जानवी, सारिका, कितने अल्फा हाइड्रोजन है सर? इन द फर्स्ट वन देयर आर टू। सेकंड में कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? सेकंड में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? देखो अल्फा कार्बन ये वाला अल्फा है, ये बीटा हो गया, ये गामा है, ये भी गामा है। ऐसे होते ना, पहला पड़ोसी को अल्फा कहते हैं, दूसरे पड़ोसी को बीटा कहते हैं, तीसरे पड़ोसी को गामा कहते हैं। तो यहाँ पे अल्फा कार्बन एक ही है, अल्फा हाइड्रोजन दो हो गया। सेकंड में अल्फा हाइड्रोजन कितना है? हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन आर देयर इन द सेकंड केस? तो सेकंड में ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया? वी हैव फोर। इन द थर्ड वन वी हैव 3 + 3 6 + 2 8। अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया? 8 हो गया। तो इधर की तरफ जा रहे हैं तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, समझ आ रहा है? आप इसको डिग्री के बेस पे भी हालांकि आंसर कर सकते थे। वुड द डिग्री ऑफ द फर्स्ट कार्बोकटाइन 1 डिग्री, डिग्री ऑफ द सेकंड कार्बोकटाइन 2 डिग्री, थर्ड कार्बोकटाइन इज 3 डिग्री। डिग्री के बेस पे आप आंसर कर सकते थे। समझ आ रहा है? तो डिग्री भी चेंज कर रहा है, साथ साथ में क्या हो रहा है? अल्फा हाइड्रोजन भी वेरी कर रहा है। ठीक है, चलिए
अब हम लोग सेम तरीके से ना वी कैन टॉक अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। जैसे हम लोगों ने कार्बोकैटायन की बात की, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल भी हम लोग प्लेन कर सकते हैं। और फ्री रेडिकल का भी स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा फ्री रेडिकल स्टेबल होगा। तो जो कार्बोकैटायन में हम लोग ऑर्डर मिल रहा था वो सेम ऑर्डर हम लोगों को फ्री रेडिकल के लिए भी मिलता है। जैसे आपसे पूछे CH3 फ्री रेडिकल, CH3, CH2 फ्री रेडिकल, CH3 CH फ्री रेडिकल CH3, एंड वी हैव CH3 C, CH3 CH3 फ्री रेडिकल। आपसे पूछे इनमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या है, तो आप देखेंगे इधर की तरफ जाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज करने से स्टेबिलिटी इंक्रीज करके मतलब 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, एंड इट विल बी CH3 फ्री रेडिकल। वी हैव द सेम ऑर्डर। ठीक है। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है जो हम लोगों ने कार्बोकैटायन में डिस्कस किया था। फॉर फ्री रेडिकल, फॉर फ्री रेडिकल वी हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो MHNI ऑर्डर। यानी कि जो बेंजीन के ऊपर CH2 फ्री रेडिकल होगा ना, हालांकि आपको ऐसा क्वेश्चन मिलना नहीं है कभी कि बोर्ड ऐसा स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछता नहीं है, हम लोगों को रिएक्शंस में यूज करना पड़ेगा बस। ये ज्यादा स्टेबल होगा। कार्बोकैटायन में ये ज्यादा स्टेबल था, फ्री रेडिकल में ये ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है। फ्री रेडिकल में वी स्ट्रिक्टली फॉलो MHI ऑर्डर। हम इफेक्ट को ज्यादा इज्जत देंगे, फिर H इफेक्ट को इज्जत देंगे, उसके बाद ना I इफेक्ट को इज्जत देंगे। ठीक है। वहां पे स्टेबिलिटी ऑर्डर वेरी कर गया था। अगर मैं और भी बातें करूँ ना फ्री रेडिकल के बारे में, अगर मैं और भी बातें करूं फ्री रेडिकल के बारे में, तो फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी सिमिलर टू कार्बोकैटायन वेरी करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस M इफेक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस H इफेक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस I इफेक्ट। तो ये सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स इसके स्टेबिलिटी को इंक्रीज कराएंगे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस M इफेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस H इफेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस I इफेक्ट। नेगेटिव इफेक्ट्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और पॉजिटिव इफेक्ट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। Based upon this, we can talk about the stability of alkenes also. हम किसका स्टेबिलिटी डिस्कस कर सकते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। एल्कीन में भी सेम होगा। इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा एल्कीन स्टेबल होता है। इसके लिए एक रूल भी है, वो मैं डिस्कस अभी करूंगा। पहले हम लोग बेसिक एग्जांपल से समझते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये हो गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया, एक हो गया CH3 C डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 हो गया। एक और एग्जांपल लिखता हूँ मैं, CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 हो गया। एक और एग्जांपल लिखता हूँ, CH3C CH3 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 बता सकते हैं व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है? फर्स्ट केस में बताइए अल्फा हाइड्रोजन कितना है? बताइए इसमें फर्स्ट वाले में हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन देयर, सब लोग आंसर करना जल्दी से। हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन्स आर देयर इन द फर्स्ट केस? अल्फा हाइड्रोजन्स कितना है? कैन यू पीपल आंसर? हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन्स आर देयर इन द फर्स्ट केस? आंसर करो। जीरो। वेरी गुड। देखो ये ना, इसमें अल्फा हाइड्रोजन्स कितना है? एल्कीन का दो कार्बन होता है, ये एल्कीन है। इनका पड़ोस में कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन जीरो हो गया। ठीक है। समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? दूसरे वाले में बताइए, ये एल्कीन है, अल्फा कार्बन एक है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया? वी हैव 3 अल्फा हाइड्रोजन। नेक्स्ट में बताइए, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन आर देयर इन द नेक्स्ट वन? ये एल्कीन है, तो ये एल्कीन का ये भी पहला पड़ोसी है और ये भी पहला पड़ोसी है, ये अल्फा हाइड्रोजन टू बी 6। नेक्स्ट में बताइए, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन आर देयर? तो ये एल्कीन है, वी हैव दिस अल्फा एंड दिस अल्फा, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन आर देयर? 9। नेक्स्ट में बताइए, वी हैव दिस एल्कीन एंड अल्फा हाइड्रोजन आर 12।
अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज करेंगे, स्टेबिलिटी जो है वो क्या करता जाएगा, इट विल इंक्रीज। ठीक है। फॉर दिस वी हैव वेरी 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 इंटरेस्टिंग रूल जिसको हम लोग कहते हैं सेट जेफ रूल। कौन सा रूल है, सेट जेफ रूल। जेट सेव रूल भी कहते हैं इसको, सेट जेफ रूल भी कहते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, सेट जेफ और जेट सेव। ठीक है। सेट जेफ रूल क्या कहता है, ये कहता है कि एल्कीन्स which are surrounded by more alkyl groups are more stable। Alkenes which are surrounded by more alkyl groups are more stable। वो कहता है कि जो एल्कीन ज्यादा एल्काइल ग्रुप से सराउंड हो रहा होगा ना, दैट इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल। जो एल्कीन कम एल्काइल ग्रुप से सराउंड हो रहा होगा, दैट इज गोइंग टू बी लेस स्टेबल। ठीक है, समझ आ रहा है, आप ऐसे समझिए। तो अल्फा हाइड्रोजन लेके कौन आता है, मुझे बताइए। अल्फा हाइड्रोजन तो एल्काइल ग्रुप ही लेके आएगा ना। इसमें एल्काइल ग्रुप कितना है, कोई भी नहीं है इसमें। वन एल्काइल ग्रुप, इसमें टू एल्काइल ग्रुप्स थे, इसमें वी हैव थ्री एल्काइल ग्रुप्स, यहाँ पे कितना एल्काइल ग्रुप है, फोर एल्काइल ग्रुप। तो चाहे आप एल्काइल ग्रुप काउंट कर लीजिए, चाहे आप अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए, इन द बोथ वे यू विल गेट द सेम आंसर। एक और एग्जांपल समझते हैं। सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन हमारे पास में है। एक और एल्कीन हमारे पास में है, CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। We have one more alkene that is CH3. We have one more alkene that is CH2 double bond CH3 CH2 CH3। क्या आप लोग इसमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बता सकते हैं ABC में, क्या होगा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। मैं वेट कर रहा हूँ सर, बताइए व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इन दिस केस। कोई भी जो बता सकता है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा। कैन एनी वन ऑफ यू ट्राई टू आंसर, क्या है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हियर। ABC में ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या रहेगा। एक आंसर आ गया है, BAC। थ्री। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना है सर, थ्री नहीं। मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, फिर उससे कम कौन है, उससे कम कौन है। हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड आउट द अल्फा हाइड्रोजंस। इसमें अल्फा हाइड्रोजंस कितना है, अल्फा हाइड्रोजंस वन। इसमें अल्फा हाइड्रोजंस कितना है, वी हैव अल्फा हाइड्रोजंस टू बी, बताइए कितना है, नाइन। इसमें अल्फा हाइड्रोजंस कितना है, अल्फा हाइड्रोजंस आर फाइव। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इज, जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजंस होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा, B, देन वी हैव C, देन वी हैव A। ठीक है। यू कुड काउंट अल्काइल ग्रुप्स ऑल्सो। फर्स्ट केस में अल्काइल ग्रुप कितना है, ओनली वन। सेकंड केस में अल्काइल ग्रुप कितना है, वन टू एंड थ्री। थर्ड केस में अल्काइल ग्रुप कितना है, वन एंड टू। सबसे ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स इधर है, फिर इधर है, और सबसे कम इधर है। आप अल्काइल ग्रुप्स काउंट करके भी आंसर कर सकते थे, वेदर यू कैन काउंट द अल्काइल ग्रुप्स और यू कैन काउंट द अल्फा हाइड्रोजन, इन बोथ वे यू विल गेट द सेम आंसर। तो सेट रूल समझ में आ गया, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन समझ में आ गया है। ठीक है। अभी देखिए, तो ये बेसिक हम लोगों ने अभी कवर किया है। इसमें एक इम्पोर्टेंट जो पार्ट है डिस्कशन करने को, वो है कार्बोकैटायन। ठीक है, हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, विल बी डिस्कसिंग रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। ये आप लोगों को ठीक से समझना है, और हम लोगों को हर चैप्टर में ऑलमोस्ट ये डिस्कस करना पड़ेगा, है ना। कार्बोकैटायन को हम लोग कैसे रीअरेंज करते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन विल बी डिस्कसिंग ऑलमोस्ट इन ईच एंड एवरी चैप्टर। ठीक है, हमको हर जगह इसका जरूरत पड़ने वाला है, हर चैप्टर में ऑलमोस्ट जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है। कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहता है, अभी दो बार डिस्कस कर चुके हैं, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर है। और भी इफेक्ट्स हैं कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी के लिए। कार्बोकैटायन क्या करना चाहता है, अपने आप को रीअरेंज करना चाहता है। वो अपने आप को रीअरेंज करना क्यों चाहता है, क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है। कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट कैसे कैसे हो सकता है, तो सबसे पहला तरीका है उसका हाइड्राइड शिफ्टिंग। हम लोग क्या करा सकते हैं, हाइड्रोजन को शिफ्ट करा सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्राइड शिफ्टिंग।
दूसरा तरीका क्या हो सकता है, वो एल्काइल को शिफ्ट करा सकता है। दूसरा तरीका क्या होता है, टू रीअरेंज द कार्बोकटाइन इज द एल्काइल शिफ्ट। ठीक है। व्हाट इज द थर्ड मेथड, तीसरा तरीका क्या होता है टू रीअरेंज द कार्बोकटाइन इज द फिनाइल शिफ्टिंग। ठीक है। वो क्या है, फिनाइल शिफ्टिंग है। फोर्थ मेथड इज रिंग एक्सपेंशन एंड फिफ्थ इज रिंग कॉन्ट्रैक्शन। इतने सारे तरीके से हम लोग कार्बोकटाइन को रीअरेंज कर सकते हैं। दीज आर द मेथड्स इन विच वी कैन रीअरेंज द कार्बोकेटाइन। ठीक है, हाइड्राइड शिफ्टिंग, एल्काइल शिफ्टिंग, फिनाइल शिफ्टिंग, रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। लेकिन इनमें से यूजफुल मेथड्स आर ओनली थ्री। उनमें से ये मोस्ट यूजफुल इज हाइड्राइड शिफ्टिंग, देन विल टॉक अबाउट एल्काइल शिफ्टिंग, देन विल टॉक अबाउट फिनाइल शिफ्टिंग। ये हम लोग बोर्ड लेवल पर डिस्कस नहीं करने वाले हैं। ठीक है। और इनमें से भी हम लोग दो को मेजरली डिस्कस करेंगे। फिनाइल शिफ्टिंग का शायद ही कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछे। विल बी टॉकिंग अबाउट हाइड्राइड शिफ्टिंग एंड द फिनाइल सॉरी एल्काइल शिफ्टिंग ओनली। इन दो को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। अब रीअरेंजमेंट जो होता है ना, आपको ये भी समझिएगा कि इट इज ऑलवेज वन टू शिफ्टिंग होता है। इट इज ऑलवेज वन टू शिफ्टिंग, और इसको हम लोग वन टू को हम लोग ऐसा ही बोल सकते हैं, अल्फा बीटा शिफ्टिंग होता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ठीक है। अब इसमें हम कितने स्टेप्स शिफ्टिंग कर सकते हैं, जब तक कार्बोकैटायन स्टेबल होता रहेगा हम लोग शिफ्टिंग करते रहेंगे। जैसे स्टार्टिंग करते हैं एक एग्जांपल से। जैसे मान लो किसी प्रोसेस में कार्बोकैटायन ऐसा प्रोड्यूस हुआ, CH3 CH2 CH2 प्लस, कोई रिएक्शन आप करा रहे थे, उसमें ये कार्बोकैटायन बन गया। क्या है इस कार्बोकैटायन का डिग्री, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस कार्बोकैटायन, बताइए एक बार अभी। डिग्री ऑफ कार्बोकैटायन क्या है, आप लोग मुझे सब लोग आंसर कीजिए। व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस कार्बोकैटायन, 1 डिग्री। हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन्स आर देयर, कितने अल्फा हाइड्रोजन्स हैं इसमें, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। क्या इसको हम स्टेबल करा सकते हैं, कैसे भी, क्या हम लोग इसको कैसे भी स्टेबल करा सकते हैं। कितना है डिग्री, 1 डिग्री है। ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 2 है। क्या इसको हम स्टेबल करा सकते हैं एनी हाउ। अब बोलेंगे अगर ये पॉजिटिव चार्ज इधर चला जाए और यहाँ से हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाए, तो क्या हो जाएगा सर, इट विल बिकम समथिंग लाइक CH3 CH प्लस CH3। ठीक है। पहले अल्फा हाइड्रोजन कितना था इसके पास में, 2 था। अभी अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया इसके पास में, 6 हो गया, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो अपने आप को रीअरेंज करेगा और रीअरेंज करके अपने आप को स्टेबल कर देगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है। जैसे आपके पास किसी रिएक्शन में ऐसा कार्बोकैटायन प्रोड्यूस हुआ, CH3 CH, CH3 CH2 प्लस, ऐसा कोई कार्बोकैटायन प्रोड्यूस हुआ। तो अभी ये कार्बोकैटायन कितना डिग्री, आप लोग मुझे आंसर कीजिए, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस कार्बोकैटायन। आप बोलेंगे इट इज, क्या है डिग्री, 1 डिग्री। अल्फा हाइड्रोजन कितना है इसके पास, इट इज अल्फा हाइड्रोजन 2। क्या इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं, अब बोलेंगे करेंगे, इस पॉजिटिव को यहाँ ले जाएंगे और यहाँ से हम लोग हाइड्रोजन को इधर लेके आ सकते हैं। ऐसा करने पे वील हैव दिस कार्बोकैटायन CH3 CH, CH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH प्लस, और ये क्या हो जाएगा, CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया इसके पास में, बताइए। हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन डू वी हैव नाउ, 4। पहले 2 था, अभी 4 हो गया, ज्यादा स्टेबल हो गया। क्या इसको और रीअरेंज कर सकते हैं, आप बोलेंगे कर सकते हैं, इस पॉजिटिव को इधर ले जाइए, हाइड्रोजन को यहाँ से यहाँ लेके आइए। एक और स्टेप अगर हम लोग इसको रीअरेंज करते हैं तो वी विल हैव दिस कार्बोकैटायन। समझ आ रहा है। अभी अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया इसके पास में, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन आर देयर, इट इज हैविंग 8। तो क्या पहले से ज्यादा स्टेबल हो गया है, आप बोलेंगे हाँ पहले से काफी ज्यादा स्टेबल हो गया। तो ये हम लोग इसको, दिस इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन इन दिस प्रोसेस, इससे ज्यादा स्टेबल तो हम लोग इसको नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पे जाके हम लोग रुक जाएंगे। जैसे अगर आप लोगों से बोले कि हम लोगों के पास में ये कार्बोकैटायन है, CH3 CH, CH2 CH2 प्लस। आप मुझे आंसर कीजिए, अब इसको हम रीअरेंज करेंगे तो फाइनली ये हमें कौन से वाले कार्बन पे मिलेगा पॉजिटिव चार्ज। इफ यू रीअरेंज दिस,
फाइनली एट विच कार्बन दिस पॉजिटिव विल बी देयर। सब लोग आंसर कीजिए, किधर जाके रुकेगा अगर इसको हम रीअरेंज करते जाते हैं तो। सब लोग बताइए सर, कहाँ पे फाइनली हम लोगों को ये मिलने वाला है आफ्टर रीअरेंजमेंट। एट द थर्ड कार्बन अकॉर्डिंग टू सारिका। नितिन के अकॉर्डिंग फोर्थ पे चला जाएगा, वेरी गुड। नितिन तो फोर्थ पे बताएगा, मुझे उम्मीद है। हाँ, दीनदयाल सैनी वाले आइडिया से कौन है? देखिए, इसको रीअरेंज करते हैं और ध्यान से आप लोग समझिएगा। इसको अगर हम लोग रीअरेंज करके ले जाएंगे, पॉजिटिव इधर जाएगा और हाइड्रोजन इधर आएगा। ठीक है, सबसे पहले केस में ऐसे ही करेंगे। फर्स्ट केस हमने इसको रीअरेंज किया। नेक्स्ट कार्बोकैटायन हम लोगों ने बनाया, वो बनेगा CH3 इधर क्या रहने वाला है हम लोगों के पास? वील ऑफ CH2CH प्लस CH3। अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया सर? जंप करके 5 हो गया, ज्यादा स्टेबल हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप अगर इसको रीअरेंज करते हैं तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। नेक्स्ट स्टेप रीअरेंज करने के बाद में क्या होगा? CH3 यहाँ पे आ जाएगा CH प्लस, ये हो जाएगा CH2CH3। अभी अल्फा हाइड्रोजन कितना है इसके पास में? हाँ, 1 अल्फा हाइड्रोजन आ गया। 1 + 2 3। तो आपको लगता है ये 5 अल्फा हाइड्रोजन से 3 अल्फा हाइड्रोजन की तरफ जाएगा? क्या ये 5 अल्फा हाइड्रोजन से 3 अल्फा हाइड्रोजन की तरफ जाएगा? यस और नो में आंसर करो। आंसर इज नो, नहीं जाएगा। ठीक है, तो कार्बोकटाइन रीअरेंज आप करेंगे ना तो वो हर स्टेप में स्टेबल होना चाहिए। ये यहाँ तो अब पहुंचेगा ना जब ये वाला स्टेप हो जाए। जब यही स्टेप नहीं होगा तो यहाँ कैसे पहुंच सकते हैं? हम डायरेक्टली यहाँ तो जंप नहीं करा सकते, इसलिए आपको बोला था हर बार उसको क्या करना है, अल्फा बीटा 1 की शिफ्टिंग करना है हमेशा। 1 से 2, 2 से 1। अभी 1 से 3 जंप नहीं करवा देंगे डायरेक्टली, 1 2 3 4। इसके लिए हम 1 से हमने 4 पे जंप नहीं करवा देंगे, ऐसा प्रोसेस नहीं चलेगा। हमेशा 1 2 1 2 शिफ्टिंग करते हुए जाना है। तो इसमें यही मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन मिलने वाला है। इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन हम लोगों को इस प्रोसेस में नहीं मिल सकता। ठीक है, इसको रीअरेंज कीजिए। If you have this CH3C CH3 CH2 प्लस। अगर इसको हमको रीअरेंज करना होगा तो कैन वी रीअरेंज दिस कार्बोकैटायन? बताइए कौन से वाले कार्बन पे अल्टीमेटली पॉजिटिव चार्ज मिलेगा? इसमें आंसर कीजिए, 1 2 3 4 में से कैसे मिलने वाला है? एट विच कार्बन पॉजिटिव चार्ज विल बी देयर अल्टीमेटली? सभी लोग आंसर कीजिए थोड़ा जल्दी से। कौन से कार्बन पे हम लोगों को मिलेगा डायरेक्टली? सेकंड कार्बन अकॉर्डिंग टू सारिका। एनीवन एल्स जो आंसर कर सकता है? एक और आंसर आ गए हैं कुछ लोगों के और भी। सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। ठीक है, देखिए इसको आप रीअरेंज करेंगे तो सबसे पहला स्टेप होगा पॉजिटिव को इधर ले जाएंगे, हाइड्रोजन को इधर लेके आएंगे। क्या हो जाएगा? CH3 C, CH3 CH3 CH प्लस CH3। पहले अल्फा हाइड्रोजन कितना था? इट वाज हैविंग 2, और उसका डिग्री कितना था? डिग्री था 1। अभी अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया? 3, और डिग्री कितना हो गया? 2। दोनों तरीके से वो स्टेबल हो गया। ठीक है, क्या इसको हम यहाँ शिफ्ट करा सकते हैं? यहाँ शिफ्ट कराने के लिए हम पूरा मिथाइल ग्रुप को उठा के इधर रख देंगे। और ऐसा हम लोग कर सकते हैं, हम लोग एल्काइल को शिफ्ट करा सकते हैं। क्या क्या शिफ्टिंग बताया था आप लोगों के लिए? अभी क्या क्या आप कर सकते हैं? हाइड्रोजन को शिफ्ट कर सकते हैं, कोई भी एल्काइल ग्रुप, एनी एल्काइल ग्रुप हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। फिनाइल मतलब बेंजीन रिंग, हम बेंजीन रिंग को भी शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हाइड्राइड शिफ्टिंग, एल्काइल शिफ्टिंग, फिनाइल शिफ्टिंग कैन बी डन। तो हम लोग कोई भी एल्काइल ग्रुप को उठा के रख सकते हैं। मिथाइल को हम लोग उठा के रख सकते हैं। मिथाइल को आप उठा के रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? CH3C, CH3। लेकिन आप लोग रीअरेंज करने के बाद में इतना जरूर चेक कर लेना कि क्या वो स्टेबल हो रहा है या नहीं। क्या स्टेबल हुआ? डिग्री कितना हो गया? 3। अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया? 7। तो स्टेबल हो गया। स्टेबल होगा तो चलेगा। क्या इसके आगे भी इसको स्टेबल कर सकते हैं? इसके आगे इसको स्टेबल करना पॉसिबल नहीं है, तो दिस इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन इन दिस प्रोसेस। ठीक है, तो कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट करना समझ में आ रहा है आपके लिए? इतना सारा वैसे काफी है। एक और मुझे एग्जांपल मैं आपको लिख रहा हूँ। मुझे बताइए इस प्रोसेस में सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा मिलेगा?
मैं कार्बन्स मेंशन कर रहा हूँ, 1, 2, 3, 4। इस कार्बन पे जाके अल्टीमेटली पॉजिटिव चार्ज रुकने वाला है। आंसर सर। किस कार्बन पे जाके अल्टीमेटली पॉजिटिव चार्ज रुकने वाला है, आंसर नहीं दे। कैन यू आंसर सर? किस कार्बन पे जाके अल्टीमेटली पॉजिटिव रुकेगा? कुछ लोगों ने आंसर कर दिया है। 3 लोगों ने आंसर किया है, 3, 3, 3। 2 लोगों ने किया है ना, एक ने 2 बार कर दिया थी। देखिए, इसको आप रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा बताइए। सबसे पहले अभी अल्फा हाइड्रोजन कितना है इसके पास? इट एस 2। जब इसको आप शिफ्ट करके इस कार्बन तक ले जाएंगे तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे इसके पास? 3 इधर रहेंगे और एक इधर रहेगा, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 4। जब इसको रीअरेंज करके आप इस कार्बन पे ले जाएंगे, ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे सर, बताइए जल्दी से। अल्फा हाइड्रोजन विल बी कितना हो जाएगा? यहाँ पे कितना है? 3। यहाँ पे कितना है? 2, 5 + 1 कितना हो जाएगा? 6। अब इसको अगर आप लोग इस कार्बन पे ले जाओ तो क्या अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज कर रहा है? बताइए जल्दी से। कितना अल्फा हाइड्रोजन है ये बताइए, चलो सब लोग। हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन आर देयर? 7। देखिए कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 3 इधर है, 3 + 3 6, और एक इधर होगा 7, तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा इसके पास? 7 हो जाएगा। ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली दिस विल बी द मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, समझ आया? तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटाइन समझ में आ गया है। अच्छा, सेम तरीके से आप बेंजीन को भी शिफ्ट कर सकते थे, अगर आपको ऐसा कोई मिल रहा है, PH3। पीएच किसको लिखते हैं? पीएच मतलब बेंजीन रिंग। पीएच इज इक्विवेलेंट टू बेंजीन रिंग, ठीक है। आपको ऐसा कुछ मिल जाए CH2+, इसको आप क्या रीअरेंज कर सकते हैं? द आंसर इज यस, इसको आप सेम तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं। आप इसको इधर ले जाएंगे, पूरा बेंजीन रिंग को उठा के इधर रख, तो क्या हो जाएगा? PH, पीएच यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा CH2 NPH। ठीक है, पहले वो 1 डिग्री था, स्टेबल भी नहीं था, अब ये क्या करेगा? इनके साथ रेजोनेंस करेगा, इसके साथ, इसके साथ क्या करेगा वो? रेजोनेंस करेगा, तो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल इट विल बिकम मोर स्टेबल। इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी सर? इंक्रीज करेगी, तो हम लोग सेम तरीके से फिनाइल का शिफ्टिंग भी करा सकते हैं। समझ आ रहा है सब लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, अब देखो, ये हम लोगों ने बेसिक डिस्कशन किया था कार्बोकटाइन को हम लोग कैसे स्टेबल करा सकते हैं, कार्बोनाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर्स क्या होते हैं इन जनरल। ठीक है, और फ्री रेडिकल्स के स्टेबिलिटी ऑर्डर्स क्या होते हैं इन जनरल। इसके अलावा आपको इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ये बेसिक टर्म्स तो पता होंगे। व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स, व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल्स, ऐसा कुछ बेसिक टर्म्स पता है, वो डिस्कस कर लें थोड़ा सा अभी क्योंकि टाइम है। ठीक है, और कल से हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हेलोजन कंपाउंड्स, हेलो एल्केन्स, हेलो। इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स कुछ याद है थोड़ा बहुत? बताइए, उनको डिस्कस करें। इलेक्ट्रोफाइल्स न्यूक्लियोफाइल्स में डिस्कस कर रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि हम लोग पहले ही चैप्टर में इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है आप लोग मुझे बताओ। फिलिक वर्ड का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन शो करना। ठीक है, देयर टू वर्ड्स, इलेक्ट्रोफाइल एंड अदर इज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? ऐसे स्पीसीज होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन होता है, दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। न्यूक्लियोफाइल्स आर न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। ठीक है, जो न्यूक्लियस अट्रैक्शन शो करेंगे वो न्यूक्लियोफाइल है।
जो इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन शो करेगा वो इलेक्ट्रोफाइल रहता है। ठीक है। सो दे जो इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन कौन शो करेगा? आप बताओ, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो शो करेगा, जिसके पास नहीं होंगे वो शो करेगा? तो इलेक्ट्रोफाइल्स आर जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी रहती है, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। एंड न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन रिच। जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन शो करेंगे, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे वो इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन शो करेंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो डेफिशिएंट होते हैं ना उनको जनरली हम लोग, दे आर ऑल्सो जनरली लुईस एसिड्स। लुईस एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं। लुईस का एसिड का आपने थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, अभी हालांकि हमको यहाँ उतना जरूरत भी नहीं है कि लुईस एसिड क्या होता है। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं तो दे कैन एक्ट एज लुईस बेस। लुईस बेस की तरह एक्ट कर सकते हैं। सारे इलेक्ट्रोफाइल्स लुईस एसिड नहीं होते हैं। ठीक है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स कौन होंगे? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन कौन हो सकता है? एग्जाम्पल बताइए। तो आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़े थे, जैसे कार्बन के पास अगर पॉजिटिव आ जाए, CH3+, कोई भी RCH2+ हो सकता है। या फ्री रेडिकल्स जो होते हैं, CH3 फ्री रेडिकल, RCH2 फ्री रेडिकल, ये सब इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। क्यों है? फ्री रेडिकल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? फ्री रेडिकल्स के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्यों चाहिए? 8 करना होता है ना ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर नीडेड? 8 इलेक्ट्रॉन शुड बी देयर। तो दोनों को ही ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। इसके अलावा और कौन हो सकता है इलेक्ट्रोफाइल्स? जैसे लुईस एसिड्स में AlCl3, BF3, है ना, FeCl3, ये कॉमन इलेक्ट्रोफाइल्स हैं जो हम लोग रिएक्शंस में यूज किया करेंगे, तो दीज आर इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है। न्यूक्लियोफाइल्स कौन होगा? जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच होंगे तो उनके पास, उनका कैसे पहचानेंगे? दे हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जनरली इनके पास क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे H2O है, H2 के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। NH3 हो गया, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। समझ आ रहा है मैं क्या करूँ? RnH2 कोई भी ग्रुप लिख सकते हैं। इनके पास क्या है? दे हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ आ रहा है मैं क्या करूँ? दे हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर आप लोग, बेटर रहेगा शांति से बैठ के क्लास ले लें, कोई अदर एक्टिविटी ना करे सर। समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? तुमको टाइम वेस्ट करना है तो फिर मत आके ज्वाइन करो तुम लोग। जिनको शांति से पढ़ना है उनको पढ़ने देने दो। इनके पास में क्या रहता है? दे हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और जनरली दे हैव नेगेटिव चार्ज ऑल्सो, जैसे F-, Cl, F-, Cl-, F- हो सकता है लेकिन वीक होता है। F-, Cl-, Br-, I-, OH-, Cn-, NO2-। ये सब क्या है? दीज आर द न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूक्लियस लविंग होते हैं। इसके अलावा दे हैव पॉजिटिव चार्ज ऑल्सो, लाइक NO+ होता है, NO2+ होता है, पॉजिटिव चार्ज वाले भी हो सकते हैं लेकिन आपके सिलेबस में ज़्यादा है नहीं। NH2, NH3+, ये भी हो सकता है क्योंकि इसमें इधर लोन पेयर है। ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज होगा ना तो उनमें एक साइड ऐसा होगा जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। एक साइड तो इलेक्ट्रॉन रिच होगा ही होगा, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा होगा? इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन रिच साइड है वो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहे होंगे या पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। They are the- है ना, न्यूक्लियोफाइल्स। जनरली कोई भी R नेगेटिव हो सकता है, कार्बन पे नेगेटिव आ जाए CH3-, या इन जनरल कोई भी R नेगेटिव हो सकता है। ठीक है। या RCH2 नेगेटिव, ऐसे करके लिख लीजिए। जो अनायंस होते हैं तो वो भी क्या होते हैं? कार्बन आयंस, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूक्लियस लविंग होते हैं। ठीक है। समझ आ रहा है मैं क्या करूँ? न्यूक्लियोफाइल्स में ना एक वर्ड होता है, न्यूक्लियोफाइल्स आर एम्बी वैलेंट न्यूक्लियोफाइल्स। इसमें एक कैटेगरी होती है जिनको हम लोग कहते हैं एम्बी वैलेंट न्यूक्लियोफाइल्स, जो हम लोग
आने वाले चैप्टर में ही पढ़ेंगे। ठीक है। एम्बीवेलेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? जिनमें एक से ज्यादा साइट होती है जो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकती है। ठीक है। एम्बीवेलेंट न्यूक्लियोफाइल्स हैव मोर देन वन इलेक्ट्रॉन रिच साइट टू एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। इनके पास मोर देन वन साइट होती है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे CN हो सकता है, CN-, और इसको हम लोग NC- भी लिख सकते हैं। तो इसमें कार्बन भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन भी कर सकता है। CN- ऐसा होता है ना, C ट्रिपल बॉन्ड N, इस पे होता है माइनस, तो ये तो माइनस के थ्रू अटैक करेगा। इस पे भी लोन पेयर्स होते हैं, वो लोन पेयर के थ्रू अटैक कर सकता है। समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? तो CN- और NC-, इसको जैसे भी लिखो, ठीक है, दोनों अटैक कर सकते हैं। ऐसे ही SCN-, NCS-, NCS-, ठीक है। इसमें भी S और N दोनों के थ्रू अटैक हो सकते हैं। SCN भी ऐसा ही होता है, S, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे होता है माइनस, और यहाँ पे भी लोन पेयर्स भी है। NO2 भी होता है, NO2-, NO2- को आप ONO- भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसमें भी सेम ही होता है, N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O-। यहाँ पे भी है लोन पेयर्स और यहाँ पे भी है। ऑक्सीजन के थ्रू भी अटैक हो सकता है और नाइट्रोजन के थ्रू भी अटैक हो सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे कि कब NO2 बना करेगा कंपाउंड्स में, कब ONO बना करेगा, कब CN बनेगा, कब NC बनेगा। ठीक है। तो एम्बीवेलेंट न्यूक्लियोफाइल्स आप लोगों के पास रहेगा। ठीक है। तो अभी तक आप लोगों को जो डिस्कशन किया है ना सारा, उसमें से आप ये सारी चीजें रिवाइज कीजिएगा। क्या क्या रिवाइज करना है वो मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूँ।